किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं हूं विपिन यादव। किसान भाइयों, जैसे कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम आपको खेत खलिहान से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियां देते हैं और काम की जानकारियां जो कि आपकी खेती में आपको और भी ज़्यादा लाभ दिला सके। वर्तमान में जो परिस्थिति होती है वो क्या होगी और उसमें आपको क्या क्या बातों के ध्यान रखना है, इन बिंदुओं पे हम बात करते हैं। और इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद रहते हैं हमारे एक्सपर्ट्स। जी हाँ, आज भी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं श्री अमोल देशमुख जी, जो कि वैज्ञानिक हैं केवी के बुरहानपुर से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। उसके साथ ही हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं उन्नत कृषक हैं भगवान सिंह ठाकुर जी, जो कि बनखिरिया ग्राम से हैं, खुरई सागर से। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से किसान भाइयों हमारे विशेषज्ञों का आपसे परिचय कराया, अब हम जान लेते हैं आज के विषय के बारे में। वैसे तो वर्तमान समय में हमारे बहुत सारे किसान भाई जो हैं वो नए नए विकल्प ढूंढ रहे हैं, नए नए विकल्पों की खोज कर रहे हैं कि किस तरीके से उनकी खेती में उन्हें ज़्यादा लाभ मिले। ऐसे में एक और चीज़ उभर के आ रही है खेती किसानी में, वो है प्राकृतिक खेती। चूँकि प्राकृतिक खेती से आप ये समझ रहे होंगे कि प्राकृतिक खेती तो बहुत नेचुरल चीज़ हो गई, क्योंकि प्राकृतिक ही बात हो रही है। तो ऐसे में खेती कैसे होगी और कैसे हमारे किसान भाई जो हैं वो इसको अपना सकते हैं और इससे लाभ जो है वो अर्जित कर सकते हैं, ये तमाम जो सवाल हैं आपके दिमाग में बिल्कुल चल रहे होंगे। तो इन्हीं का जवाब जो है हमारे वैज्ञानिकों से हम पूछने वाले हैं, हमारे जो उन्नत कृषक हैं उनसे पूछने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न जो है, प्राकृतिक खेती क्या होती है, यही उठता है। तो इसी को पूछ लेते हैं। चलिए सर, आपसे जानना चाहूँगा अमोल जी कि प्राकृतिक खेती क्या होती है और वर्तमान में क्यों इसका महत्व बढ़ता जा रहा है। प्राकृतिक खेती जो है वो देसी गौमाता पे आधारित खेती है कि जिसमें सिर्फ हम देसी गौमाता का गोमूत्र और गोबर का इस्तेमाल करके हम जो भी हमारे जो कृषि आदान है वो हम उससे बनाते हैं। प्राकृतिक खेती जो है ये पूरी तरह से जीवाश्म की खेती है कि हम हमारे भूमि में जीवाश्म डाल के हम अपने भूमि को सहारते हैं। और प्राकृतिक खेती आज की डेट में उतना ही जरूरी है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मानव स्वास्थ्य पे जो रासायनिक खेती है, रासायनिक खेती के जो दुष्परिणाम हमें देखने मिल रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जो नवयुवक है, जो 2-2, 4-4 साल के बच्चे हैं, उन्हें भी बहुत सारी बीमारियां जड़ रही है। हार्ट प्रेशर है या जो आपका जो बीमारियां है वो आप अगर देखते हैं तो ये सारा जो है कहीं ना कहीं रासायनिक दवाइयों का इफेक्ट है। तो इनसे हमें अगर बचना होगा तो हमें फिर से एक बार प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ना होगा। बिल्कुल, चूंकि जैसे आपने कहा कि जो बच्चे हैं या युवा अवस्था में या सभी जो भी अभी जो रासायनिक विधि से जो खेती हो रही है बहुत हार्मफुल होती जा रही है, जो कि हमारी अभी दिखता भी जा रहा है। कई ऐसे ऐसे वायरस आ रहे हैं, बीमारियां आ रही हैं जो कि डेवलप होते जा रहे हैं। ऐसे में प्राकृतिक खेती बहुत ज़रूरी है। सर, प्राकृतिक खेती शब्द अभी हम लोग सुन रहे हैं, इससे पहले हम एक शब्द सुनते हैं खेती में, जैविक खेती। तो जैविक खेती भी कहीं ना कहीं वही है जिसमें रासायनिक के बिना खेती कर रहे हैं। अब प्राकृतिक खेती और जैविक खेती किस तरह से अलग है? बिल्कुल, जैविक खेती और प्राकृतिक खेती वैसे देखा जाए तो दिखने में सेम ही दिखते हैं, लेकिन जैविक खेती में हम जितने भी हमारे पशु है या पालतू पशु है उनके सबका गोबर का और गोमूत्र का इस्तेमाल हम इसमें कर सकते थे। लेकिन प्राकृतिक खेती में जो फुकुओका की विधि है, जापानीज वैज्ञानिक की विधि है, और उसको हमारे भारत में जो है सुभाष पालेकर जी ने बढ़ावा दिया है। और बहुत सारे सिद्धांतों के बाद, बहुत सारे अध्ययनों के बाद उन्होंने देखा है कि जो देसी गाय का गोबर है, उस 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ जीवाणु होते हैं, और जो विदेशी गाय है अपनी उसमें 78 लाख के आसपास जीवाणु होते हैं। तो प्राकृतिक खेती में हमें सिर्फ और सिर्फ देसी गाय का गोबर और गोमूत्र का ही इस्तेमाल करना है, ये इससे अलग है। बिल्कुल, आपने एक चीज़ बोली, मेरे दिमाग में सवाल ये आ गया, जैसे कहा कि देशी गाय में जो गोबर में होता है 3 करोड़ बैक्टीरिया होते हैं, और अगर जो दूसरी नस्ल की जो गाय होती है उनमें सिर्फ 78 लाख होते हैं। तो अब जिसके पास मान लीजिए विदेशी गाय हो या अगल नस्ल की गाय हो, तो उसमें क्वांटिटी बढ़ाना चाहिए फिर गोबर की। देखिए, क्वांटिटी तो हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम भारत देश में हम देखते हैं कि पशुधन में हम वैसे भी 1 नंबर है। तो देसी गाय हमारे पास उपलब्ध है, प्राथमिकता देशी गाय, प्राथमिकता हम देसी गाय को ही दें। बिल्कुल। तो
देखा किसान भाइयों, ये बड़ा अच्छा विकल्प अभी आता जा रहा है। और प्राकृतिक खेती, सर मैं इसको एक शब्द जैसे हम सुनते हैं, जीरो बजट खेती कह सकते हैं इसको। ये एक्चुअली इसका शुरुआत जो सुभाष पालेकर जी ने किया था, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग करके किया था। और अभी भारत सरकार का जो ये प्रोजेक्ट चल रहा है आउटरीच ऑफ नेचुरल फार्मिंग, तो इसमें जो है इसको हम नेचुरल फार्मिंग कहलाते हैं, प्राकृतिक खेती कहलाते हैं। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, आपको बिल्कुल अगर लागत नहीं लगाना है और कम लागत में ज्यादा मुनाफा जो है वो अर्जित करना है, वैसे कम लागत कहाँ, यहाँ पर प्राकृतिक की बात हो रही है, मतलब जीरो बजट खेती हो रही है, तो आपको लागत तो लगना ही नहीं है। जो भी संसाधन आपके आसपास हैं या आपके पास जो भी आपके घर में आप अगर गौपालन करते हैं, तो उन्हीं अपशिष्टों से जो है आपका खेती जो है वो हो जाती है। और प्राकृतिक खेती का यही मूल मंत्र है। और आपसे सर और भी हम बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में उन्नत कृषक हैं भगवान सिंह जी। आपसे जानना चाहेंगे भगवान सिंह जी, खेती आप कब से कर रहे हैं और खेती में प्रमुखता से आपने आपके अनुभव जो है वो क्या क्या देखे हैं? मैं खेती 1980 से कर रहा हूँ। BSCAG इंदौर से करने के बाद मैंने खेती पर विशेष घर पर ध्यान दिया जी। तो उसमें मैंने ज़मीन में बंधान और ज़मीन का समतलीकरण, सीढ़ीदार खेती, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, मृदा एवं जल संरक्षण पर विशेष ध्यान देकर लोअर एरिया में जो खेत के सबसे निचला एरिया था उसमें एक तालाब का निर्माण किया। उस तालाब से हम सिंचाई करते हैं और 32 एकड़ में मैं अपनी खेती करता हूँ। एक ही खेत है, एक तालाब है और उसमें जो है खरीफ और रबी में फसलें उगाता हूँ। ओके, तो किसान भाइयों, हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती की और प्राकृतिक खेती में किस तरीके से लाभ जो है वो अर्जित कर सकते हैं। और भी ज़्यादा जानेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है किसान भाइयों। कार्यक्रम कृषि दर्शन में हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती के बारे में। प्राकृतिक खेती के लाभ क्या क्या है उनके बारे में बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कृषि वैज्ञानिक अमोल देशमुख जी, जो कि केवी के बुरहानपुर से हैं, और उन्नत कृषक हैं भगवान सिंह ठाकुर जी, जो कि बनखिरिया खुरई सागर से मौजूद है हमारे साथ। जैसे कि आपने कहा कि आपने मृदा संरक्षण पर ज़्यादा काम किया है, तो ये कहना उचित होगा कि किसान भाई जो हैं अगर अपनी मृदा पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो पैदावार अपने आप सही रहेगी। भूमि पौधे का मुख्य आधार है। जब तक भूमि का संरक्षण, संवर्धन और उर्वरकता को नहीं बढ़ाया जाएगा तो उत्पादन रासायनिक खादों से या अन्य विधियों से उतना उत्पादन नहीं मिलेगा। इसलिए भूमि को संरक्षित करने के लिए भूमि को इस प्रकार से बनाना पड़ता है कि उसका ढाल कम हो, कटाव कम हो और उसमें जो जीवांश है वो बह के नाले में न जाए, खेत का पानी खेत में रहे, खेत की मिट्टी खेत में रहे, खेत के जीवांश खेत में रहे, उर्वरकता खेत की अच्छी होगी, उत्पादन अच्छा होगा। बिल्कुल। देखिए, बहुत सारे किसान भाई जो हैं वो ये मन में सवाल ले आते हैं कि भाई कृषि वैज्ञानिक जो होते हैं वो सलाह देते हैं, उनकी सलाह मानना भी चाहिए, लेकिन कई किसान भाइयों के सवाल ये रहते हैं, बात ये रहती है कि धरातल पे जो चीज़ें होती हैं वो कुछ अलग होती हैं। तो हमारे पास जो है वो प्रैक्टिकल है ही व्यक्ति बैठे हुए हैं, किसान बैठे हैं स्वयं। सर, प्राकृतिक खेती की बात करें, क्या सही है प्राकृतिक खेती अपनाना और कितने एरिया में उसको शुरुआत करना चाहिए या फिर पूरा एकदम से परिवर्तन करना चाहिए रासायनिक से प्राकृतिक? प्राकृतिक खेती किसान बहुत अच्छे से कर सकता है। किसान जब तक ये नहीं समझेगा कि खेती के साथ पशुपालन आवश्यक है और खेती एक पूरक धंधा है, कंप्लीमेंट्री बिजनेस है डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग से कृषि उत्पाद का जो वेस्ट मटेरियल है, भूसा वगैरह कचरा, वो पशुओं का आहार होता है जी, और उससे वो दूध देती है और वेस्ट मटेरियल उसका गोबर है। और गोबर से कंपोस्ट खाद, केंचुआ खाद और बहुत सारे खाद बना करके उर्वरकता को बढ़ा करके उत्पादन किसान बहुत अच्छी तरह से ले सकता है और प्राकृतिक खेती को वो कर सकता है। पर उसको पशुपालन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पशुपालन में गाय भी रखे, भैंस भी रखे, दूध उत्पादन करे, दूध को बेचे
और दूसरा ये है कि पशुओं की देखरेख टेक्निकल ढंग से होना चाहिए। जी। वेटरनरी डॉक्टर से मिलें, उस पर अनुदान भी है, जानवरों के लिए शेड बनाने के लिए अनुदान है, तकनीकी मार्गदर्शन में काम उनके द्वारा अगर किया जाए तो डेयरी फार्मिंग बहुत सफल वो बिजनेस है। खेती में एक बहुत बड़ा उत्पादन उससे बढ़ता है। यहाँ पर जो मैंने शुरू में भी बात कही थी वो चीज़ फिर आपसे एक बार कंफर्म करवाना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई देख रहे हैं तो उनको भी ये चीज़ मिलेगी। मतलब आपका कहने का आशय ये भी है कि जो भी किसान भाई खेती कर रहे हैं, मुख्यतः जिस क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं उसकी ट्रेनिंग लेना या उसकी जानकारी रखना आज के समय से ज़रूरी है। अनुभव के बगैर कोई चीज़ नहीं की जा सकती है। हम आपसे कहें कि 5 भैंस ले आओ और 5 लाख की ले आके आप उनसे दूध उत्पादन करो और खेती में इनका लाभ लो, तो किसान उसको सफलतापूर्वक नहीं कर पाएगा जब तक वो डेयरी फार्मिंग से जुड़े हुए किसी किसान से या उस विभाग से संपर्क नहीं करेगा। तो अनुभव तो जो है काम करने से आता है। प्रैक्टिकल करने के बगैर पशुपालन उतना अच्छे से किसान नहीं कर पाते हैं। महंगी जाति की भैंसें लाते हैं, गाय लाते हैं, लेकिन वो कुछ ही दिन पनपा पाते हैं और उसके बाद वो कहते हैं मेंटेन नहीं कर पाते हैं। वो खेती इसको पशुपालन करना बहुत कठिन है। बिल्कुल, तो ये बहुत ज़रूरी है और मेरा जो सवाल करने का उद्देश्य था वो यही है कि हमारे किसान भाई जो भी काम करें, चाहे प्राकृतिक खेती की क्यों ना बात हो, आपको उसका नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है आज के समय में। अमोल जी के पास चलते हैं, डॉक्टर साहब के पास चलते हैं। अमोल जी, जो प्राकृतिक खेती के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो प्राकृतिक खेती के मूल स्तंभों के बारे में अगर हम बात करें, क्या है वो मूल स्तंभ? प्राकृतिक खेती के जो है 4 मूल स्तंभ हैं, जिसमें हम पहला जो असर उसमें यूज करते हैं स्तंभ के रूप में वो है बीजामृत, जो बीज के लिए अमृत है जी। दूसरा है जीवामृत, जो जीवों के लिए अमृत है। अभी हम जो प्राकृतिक खेती में पूरी बात करते हैं, जीवाश्म की बात करते हैं, बैक्टीरियाज की बात करते हैं, तो इसके लिए जो अमृत है वो है जीवामृत। तीसरा है वापसा, क्योंकि हमारे पौधों को जो है नमी की आवश्यकता होती है और अगर हम वाष्प और हवा मिट्टी में अगर मेंटेन रखते हैं तो वापसा निर्माण होता है और नमी अगर अच्छी रहेगी तो हमारा फसल उत्पादन अच्छा होगा। और चौथा जो मुख्य स्तंभ होता है वो है सह फसल, कि हम एक ही कुल की फसल हमेशा ना बोए, अलग अलग फसल की अलग अलग हाइट की फसलें हम ले, कि अगर एक फसल हमारी गलती से खराब होती है, मौसम के आधार से खराब होती है, तो दूसरे फसल से जो है हमारा उत्पादन अच्छा हो जाए। बिल्कुल। तो ये 4 स्तंभ जो है ये प्राकृतिक खेती के मुख्य स्तंभ है। तो ये 4 स्तंभों में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो स्टार्टिंग में आपने कहा बीजामृत जो है, इसको इस्तेमाल जो है वो करना है किसान भाइयों को। जैसे मैं आपको बता दूं किसान भाई, आप वर्तमान में जो भी अभी आप खेती कर रहे हैं, आप रासायनिक विधि से अगर कर रहे हैं तो आपको डीएपी, यूरिया और जो बाकी खाद जो देने होते हैं, प्राकृतिक खेती में जीवामृत जो है वो महत्वपूर्ण एक खाद के रूप में कह सकते हैं हम। तो किसान भाइयों, हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती की और प्राकृतिक खेती में किस तरीके से लाभ जो है वो अर्जित कर सकते हैं, और भी ज्यादा जानेंगे लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है किसान भाइयों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती के बारे में। प्राकृतिक खेती के लाभ क्या क्या है उनके बारे में बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कृषि वैज्ञानिक अमोल देशमुख जी, जो कि केवी के बुरहानपुर से हैं, और उन्नत कृषक हैं भगवान सिंह ठाकुर जी, जो कि बनखिरिया खुरई सागर से मौजूद है हमारे साथ। अब जीवामृत की बात कर ली, सर जीवामृत किस तरीके से बनाया जाता है? क्योंकि किसान भाई जो है, हम जीरो बजट की बात कर रहे हैं, तो भाई आपको बाहर से कुछ नहीं लेके आना है, जो आपके पास संसाधन है उन्हीं का इस्तेमाल करना है। तो अब जीवामृत को कहाँ से बनाना है, कैसे बनाना है, क्या क्या चीजें उसमें लगने वाली हैं? बिल्कुल, आपने जैसे अभी कहा कि बाहर से किसान भाइयों को कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। हमें एक टंकी की आवश्यकता है। एक 200 लीटर का टैंक जो है वो हमें 1 एकड़ भूमि के लिए पर्याप्त होता है।
तो हमें पानी अभी तो भगवान की दया से फ्री से मिल रहा है। हमें उस टंकी को जो है 150 लीटर पानी उसमें भर देना है। 10 लीटर गोमूत्र जो हम इकट्ठा करके रखते हैं, देसी गाय का गोमूत्र हमें लेना है। बस इतना याद रखिए कि गोमूत्र जितना पुराना होगा उतना अच्छा होगा। तो हमें गोमूत्र जो है जितना पुराना होगा वो इस्तेमाल करना है, 10 लीटर। और ताजा गोबर, गाय का गोबर जो है 3 से 4 दिन तक का गोबर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जितना ताजा होगा उसमें उतने जो बैक्टीरियल काउंट है वो ज्यादा आएगा। तो 10 किलो गोबर हमें लेना है। साथ ही जो हमारे बैक्टीरियल कल्चर है उसको अगर हमें बढ़ाना है तो उसमें मिठास की आवश्यकता होती है। तो हमें जो गुड़ है उसका इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो जो मीठे फल आपके पास, जो बागान में आपके मीठे फल है, वो सारे फल जैसे आम हो गया, पपीता हो गया, तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, कोई भी फल का गूदा 2 किलो गूदा हम यूज कर सकते हैं। और हमें जो है उसमें कोई भी दलहनीय फसल का जिससे तेल न निकलता हो, ऐसे कोई भी दाल का आटा यानी बेसन हमें इस्तेमाल करना है कि जो बैक्टीरिया है वो तेजी से उसमें बढ़े और उनको जो है प्रोटीन का स्रोत भी मिले। और हमें उसमें जरूरत होती है 1 मुट्ठी सजीव मिट्टी की। सजीव मिट्टी यानी बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी आप ले सकते हैं, या जंगल की मिट्टी आप ले सकते हैं, या आपके ही मेड़के की जहां पे आपने रासायनिक दवाइयों का इस्तेमाल नहीं किया हो, ऐसे मिट्टी का आपको इस्तेमाल करना है। ये सारा मिश्रण जो है ये आपको एकजीव कर लेना है और बांस की सहायता से 2 मिनट के लिए इसको आपको सुबह शाम 2-2 मिनट के लिए इसको घुमाना है। और अपने यहाँ का जो टेम्परेचर है नॉर्मली 30 डिग्री के ऊपर होता है। या 4 या 5 दिन में आपका जीवामृत बनके रेडी हो जाता है। ये जीवामृत की बात हो रही है, बीजामृत की बात हो रही है? ये जीवामृत की बात हो रही है। ओके, और बीजामृत की बात अगर करें हम? अगर हमें बीजामृत तैयार करना है तो जैसे मैंने पहले बताया था कि बीजामृत जो है ये बीज संस्कार के लिए हम यूज करते हैं, सीड ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। तो इसमें सिर्फ 2 कंपोनेंट नहीं जाते हैं। उसमें से है आपको उसमें गुड़ और बेसन नहीं डालना है, उसमें आपको डालना है भुजा हुआ चूना। 50 ग्राम भुजा हुआ चूना डालना है। और आपको जैसे गोबर लेना है, गोमूत्र लेना है, उसके बाद आपको सजीव मिट्टी लेनी है और उसमें आपको चूना मिलाना है और उसको एकजीव कर लेना है। और 2 या 3 दिन में आपका ये बीजामृत रेडी हो जाता है। जैसे आपकी कन वाली अगर फसल हो तो उस टंकी में आपको कन को डुबो के आधे घंटे तक भिगोना है, फिर आपको उसको लगाने के लिए इस्तेमाल करना है। अगर आप मिर्ची, टमाटर, बैंगन के सीडलिंग्स लगा रहे हैं तो इसकी जड़ों को आपको उसको बीजोपचारित करना है। और अगर आप सीड लगा रहे हैं तो सीड को जो है आप हल्का सा उसमें बीजोपचार कर ले, उसको हवा में सुखा दे छायादार जगह पे, और फिर दूसरे दिन आप उसको बुआई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। तो किसान भाई, आप इन जो बातें हैं इनसे आप जरूर समझोगे किस तरीके से बीजामृत और जीवामृत में अंतर है। और ये सवाल आपके दिमाग में रहता है, मेरे भी दिमाग में रहा था कि यार जब 0 बजट की बात कर रहे हैं या फिर हम प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं, वर्तमान तो रासायनिक हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो डीएपी की जगह क्या सब्स्टिट्यूट रहेगा, ये था। लेकिन जैसे सर ने बताया कि भाई जीवामृत से आप सिर्फ बीजोपचार करो, सीधी जो है वो बिजाई आप अगर करते हैं, बुआई जो करते हैं, तो आपको किस तरीके से आपका जो बेनिफिट है वो हो जाएगा। भगवान सिंह जी के पास आऊँगा मैं, एक सवाल मेरे दिमाग में आ गया कि सर आप बार बार पशुपालन की बात कर रहे हैं, तो समग्र कृषि किस तरीके से ज़रूरी है आज की समय में और उससे कितना लाभ होता है, सब साथ में अगर हम करते हैं तो? साथ में खेती करने से लाभ बहुत हैं। खेती प्रकृति पर निर्भर है, अकेली खेती पर किसान को निर्भर रहना चाहिए। उसके साथ में डेयरी फार्मिंग अगर किसान करता है तो एक अतिरिक्त आय का साधन बनता है। दूसरा, पशुओं से जो बच्चे उनके पैदा होकर के बड़ी गाय या बड़ी भैंस बनती है, उनकी की कीमत बहुत अच्छी मिलती है। दूध से तो पैसा मिलता है, लेकिन जो पशु बन के तैयार हो रहे हैं उससे भी किसान की आय में बहुत वृद्धि होती है। तो पशुपालन एक बहुत आवश्यक आयाम है। इसमें पशुपालन करने के बगैर खेती को उतनी सफलता से नहीं किया जा सकता। फलों की खेती, सब्जियों की खेती भी करना है तो उसमें सूक्ष्म तत्वों की आवश्यकता है जो कि गोबर की खाद में होते हैं। 16 तत्व गोबर की खाद में पाए जाते हैं और सारे तत्व जब पौधे को मिलते हैं पौधे का विकास बहुत अच्छा होता है, उत्पादन अच्छा मिलता है। बिल्कुल, तो यही तो चाहिए किसान भाइयों को, उत्पादन ज़्यादा चाहिए। वापस अमूल जी के पास में आना चाहूँगा, एक सवाल उनसे भी पूछना चाहूँगा कि प्राकृतिक खेती अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें हमारे जो स्वास्थ्य की बात करें वो कितना लाभकारी रहता है प्राकृतिक खेती से, स्वास्थ्य किसान भाइयों का भी और जो उसको ग्रहण कर रहा है उसको भी? देखिए, प्राकृतिक खेती जो है आप खाली मानव जीवन का नहीं, हम भूमि के भी स्वास्थ्य का हमें जरूरत से ज़्यादा सोचने की जरूरत आज है कि भूमि का स्वास्थ्य अगर अच्छा रहेगा तो आपकी उपज अच्छी रहेगी, आने वाली पीढ़ी को अच्छा खाद हम दे पाएंगे, अच्छा पोषण हम दे पाएंगे। और हम देख रहे हैं कि जो अतिरिक्त रासायनिक खादों का या जो कीटनाशकों का इस्तेमाल हो रहा है उसका रेसिडुअल इफेक्ट जो है वो मानव जीवन पर भारी पड़ रहा है। आज हम छोटे बच्चों को भी बहुत सारी बीमारियों से जूझते हुए देख रहे हैं
और जो स्वाद था, जो पुराने लोग कहते हैं कि इन्होंने पुराना घी खाया हुआ है, तो पुराना घी क्या था, तो इन्होंने यही देसी तरीके से पका हुआ खाना खाया हुआ था। तो वो स्वाद हमें वापस लाना होगा, भूमि का स्वास्थ्य हमें सुधारना होगा और मानव जीवन को अगर हमें बचाना होगा तो हमें जरूर प्राकृतिक खेती पे अपनाना होगा। वापस मैं भगवान सिंह जी के पास आऊंगा। एक लास्ट सवाल आपसे संक्षेप में पूछना चाहूंगा कि युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? खेती करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए, संक्षिप्त में? युवाओं को यही संदेश है कि वो अपनी खेती अच्छी तरीके से, उन्नतशील तरीके से करें, माइग्रेट ना हो, शहरों की तरफ ना भागें। शहरों में भागने से कोई उनका विकास नहीं होगा। वहीं गांव में रह के बहुत अच्छे से खेती कर सकते हैं, सब्जियों से बहुत अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हैं, फलों का उत्पादन कर सकते हैं, फलदार पौधे लगाएं, सब्जियों की खेती करें, इधर डेयरी फार्मिंग करें, तो चारों तरफ से इनकम जब आएगी तो युवाओं को शहरों को भागने की आवश्यकता ही नहीं है, वहीं सब कुछ मिल जाएगा। वहीं सब कुछ मिल जाएगा। बिल्कुल। चलिए अमोल जी से पूछते हैं, यही सवाल उनसे पूछूंगा कि प्राकृतिक खेती जो है वो युवाओं के लिए किस तरीके से वरदान साबित होगी और उनको करना चाहिए, और किस तरीके से करना चाहिए, और कितना फायदा उनको होने वाला है? बिल्कुल, युवा जो कृषक है उनके लिए मेरा निवेदन रहेगा कि आप प्राकृतिक खेती की ओर बढ़े, जिससे आपका जो रासायनिक खादों पे अतिरिक्त जो आपका व्यय होता है वो बचेगा। दूसरा, मानव जीवन आप सुधारेंगे। और आप जो युवक है उनको अगर प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण लेना चाहते हैं तो आप कृषि विज्ञान केंद्र में, आपके जिले में हर कृषि विज्ञान केंद्र में प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जा रहा है। साथ ही साथ कृषि विभाग भी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो आप इन सब प्रशिक्षणों में भाग लें और प्राकृतिक खेती को बढ़ाएं और हमारे देश के भूमि को हम बचाएं और आने वाली पीढ़ी को हम अच्छी भूमि प्रदान करें। तो बिल्कुल ये हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सलाह है, और विशेषकर युवाओं किसानों के लिए जो सलाह मिल रही है वो कहीं ना कहीं लाभकारी होगी। सर बहुत बहुत शुक्रिया इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे किसान भाइयों को देने के लिए। हमारे साथ स्टूडियो मौजूद थे भगवान सिंह जी जो कि उन्नत किसान हैं, और हमारे साथ अमोल जी हैं जो कि बहुत ही बढ़िया जानकारी थी, कृषि वैज्ञानिक आए हैं, बुरहानपुर से आए हुए हैं, और बहुत बढ़िया जानकारी थी। और किसान भाइयों अब समय हो चुका है खबरें खेती का। आइए देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका खबरें खेती की में। चलिए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। पशुपालन के लिए बिना ब्याज लोन, नरवाई प्रबंधन जरूरी, श्वेत क्रांति की ओर बढ़ता प्रदेश, सिंचाई के लिए कुएं होंगे रिचार्ज, मल्चिंग विधि अपनाकर किसान हुआ खुशहाल। और अब खबरें विस्तार से। सरकार द्वारा पशुपालन और गौवंश संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ढेरों योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ाते हुए सरकार ने प्रदेश में निराश्रित गौवंश की समस्या के निराकरण के लिए पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अंतर्गत मध्य प्रदेश में स्वावलंबी गौशालाओं की स्थापना की नीति 2025 को स्वीकृति दे दी है। अब पशुपालन करने वाले किसानों को बिना ब्याज के ऋण दिया जाएगा। पशुपालन गतिविधियों के लिए उन्हें 0% ब्याज दर पर किसान को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे। गौशालाओं की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए अब गौशालाओं को 20 रुपये प्रति गौवंश प्रति दिवस से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति गौवंश प्रति दिवस किए जाने का निर्णय लिया गया। इसी प्रकार मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना का नाम बदलकर उसे डॉक्टर अंबेडकर विकास योजना के किए जाने का निर्णय भी सरकार ने लिया है। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री ऐदल सिंह कंसाना ने किसानों से अपील की है कि वे खेतों में नरवाई न जलाएं। उन्होंने कहा कि नरवाई जलाने से खेतों की उर्वरा शक्ति को नुकसान पहुंचता है। कृषि मंत्री ने बताया कि नरवाई जलाने के नुकसान को रोकने के लिए कृषि विभाग द्वारा किसानों को जागरूक करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हैप्पी सीडर द्वारा फसल काटकर सीधे बोनी कर इस समस्या से बचा जा सकता है। नरवाई से मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार होता है। नरवाई मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ जोड़ती है, जिससे मिट्टी की संरचना, जल धारण क्षमता और उर्वरा शक्ति बढ़ती है। इसके साथ ही नरवाई मिट्टी की सतह को ढककर रखती है, जिससे वाष्पीकरण कम होता है और मिट्टी में नमी बनी रहती है। कृषि विकास मंत्री श्री कंसाना ने कहा कि नरवाई खरपतवारों के अंकुरण और विकास को दबाने में भी मदद करती है। यह मिट्टी को बहने और कटने से बचाती है और धीरे धीरे विघटित होकर मिट्टी में पोषक तत्वों को वापस लाती है। मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में किसानों को दुग्ध उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार ये निश्चित करेगी
कि किसानों और पशुपालकों से दूध की खरीदी की जाए और उन्हें दूध की सही कीमत मिल सके। श्वेत क्रांति मिशन के अंतर्गत प्रत्येक जिले में सांची डेयरी के साथ मिल्क कूलर, मिनी डेयरी प्लांट, चिलिंग सेंटर की संख्या बढ़ाकर और दुग्ध संघों की प्रोसेसिंग क्षमता का विस्तार कर किसानों की आय में वृद्धि का कार्य किया जाएगा। प्रदेश में अधिकतर गांवों में दुग्ध सहकारी समितियों की स्थापना कर दुग्ध उत्पादन किसानों को सहकारी डेयरी कार्यक्रम से जोड़ने का कार्य होगा। प्रदेश का दुग्ध उत्पादन में देश में तीसरा स्थान है। किसानों को रबी फसलों की सिंचाई के लिए कुएं से पर्याप्त पानी मिल सके, इसके लिए सरकार ने 1 लाख कुओं को डग वेल विधि से रिचार्ज करने का निर्णय लिया है, जिससे भूजल स्तर बढ़ेगा और किसानों को सिंचाई के लिए कुएं से वर्ष भर पानी मिल सकेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने जल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य में जल गंगा संवर्धन अभियान में भूजल दोबारा भरने के लिए डगवेल रिचार्ज विधि अपनाने का निर्णय लिया है। सरकार की इस योजना में उन कुओं का चयन किया जाएगा जिनमें जल स्तर 10 मीटर से अधिक है और जिनमें बरसात के बाद दिसंबर-जनवरी तक पानी भरा रहता है। निजी कुओं की सफाई और रखरखाव की जिम्मेदारी संबंधित हितग्राही की होगी। वहीं सार्वजनिक कुओं की देखरेख ग्राम पंचायतें करेंगी। इससे जन भागीदारी सुनिश्चित होगी और जल संरक्षण की भावना जन जन तक पहुंचेगी। राज्य सरकार के इस फैसले से जल संकट से जूझते ग्रामीण क्षेत्रों को राहत मिलेगी। खेती में मल्चिंग विधि अपनाकर रतलाम जिले के रासलपुर गांव के किसान दशरथ पाटीदार ने अपनी जिंदगी खुशहाल कर ली है। इस विधि से न केवल उनकी उपज में बढ़ोतरी हुई है, बल्कि सब्जियों की क्वालिटी भी बेहतर हुई है। श्री पाटीदार ने बताया कि मल्चिंग विधि से खेती करने से बीज भी कम लगते हैं और कम मेहनत में अधिक उत्पादन मिलता है। खेत में लगे पौधों की जमीन को चारों तरफ से प्लास्टिक फिल्म के द्वारा सही तरीके से ढकने की प्रणाली को प्लास्टिक मल्चिंग कहते हैं। यह फिल्म कई प्रकार और कई रंग में आती है। इस तकनीक से खेत में पानी की नमी को बनाए रखने और वाष्पीकरण रोका जाता है। यह तकनीक खेत में मिट्टी के कटाव को भी रोकती है। इससे खेत में खरपतवार भी नहीं होती है। दशरथ पाटीदार लंबे समय से खेती कर रहे हैं, लेकिन जब से सब्जियों और फलों की खेती में उन्होंने मल्चिंग पद्धति अपनाई है, तब से पैदावार दोगुनी हो गई है। अब तो वो लहसुन की खेती में भी इसी विधि को अपना रहे हैं। किसान ने बताया कि कृषि विज्ञान केंद्र रतलाम के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर CR कांटवा सहित अन्य विशेषज्ञों का मार्गदर्शन और सहयोग से ही उन्हें इस विधि से खेती में अपनाया है। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। तो किसान भाइयों, उम्मीद है आपको ये जानकारियां जो हैं वो बहुत अच्छी लगी होंगी और आशा करते हैं कि आप ये जो पद्धतियां हैं इनको अपना के आपकी खेती से ज़्यादा लाभ जो है वो अर्जित कर सकते हैं। इसी उद्देश्य के साथ में भी कार्यक्रम लेके आते हैं और फिलहाल जो है वो समय हो चुका है आपसे विदा लेने का। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ और जानकारियों के साथ में। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।